हाँ तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा ये वाला क्वेश्चंस हो गया था। तो आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है? टू पिच balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become। ये बोल रहा है कि पहले हमारे पास दो बॉल्स थी, पिट बॉल्स। एक तरह की बॉल्स होती हैं, चार्जेस हैं इन पर, दोनों पर। मान लिया इस पे Q1, इस पे Q2। और इनकी जो भी है, जो हमारी लेंथ है कितनी गिवन है, y। और इसने कहा कि हमने इसको दोबारा से क्या करा, दोबारा से टांग दिया इन दोनों बॉलों को। और इस बार हमने क्या करा, इसकी हाइट को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो अब इस केस में जो नई लेंथ आर डैश होगी, ये कितनी होगी हमारी? तो देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले वाली फिगर को हम लेते हैं। पहले वाली फिगर में हमें क्या है, ये गिवन है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। सेम आइडेंटिकल चार्जेस है, लेंथ एल, ये लेंथ एल, ये हाइट वाई दे रखी है हमें। और हम मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। तो ये जो चार्ज होगा क्यू हमारा, इस क्यू चार्ज पर इधर कितनी तरफ की तक क्या फोर्स लगाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर। हम इसको बोल लेते हैं एफ ई। यानी ये वाला चार्ज हमारे इस चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगा, एफ ई। ठीक है। और जो ये बॉल है, इसका कुछ वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, एम जी। और जो ये हमारी रस्सी है, इसमें इधर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन। तो हमें पता है जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये अगर टी है तो इधर की तरफ थीटा, इधर की तरफ क्या होगा, टी कोस थीटा। और इसका इधर एक कंपोनेंट होगा कितना, टी साइन थीटा। ये डिस्टेंस हमारी पूरी कितनी है, आर। और ये आधी आधी अगर हम कर देंगे इसको, तो r/2 और r/2 हो जाएगी। तो अगर हमें सिस्टम क्या चाहिए, फोर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज और जो हमारी वर्टिकल फोर्सेज है, वो क्या होगी, दोनों बराबर। तो हम पहले वर्टिकल फोर्सेज लेते हैं, टी कोस थीटा। टी कोस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के। टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी हमारी क्या इक्वेशन होगी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। मतलब ये जो इस साइड फोर्स है किसके इक्वल है, इधर की तरफ एफ एफ पी किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए इन दोनों के बीच, कोस थीटा और साइन थीटा के बीच में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टी से टी कट जाएगा। तो ये हमारा कितना देगा, साइन बाई कोस, हो जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। अब अगर हम देखेंगे फ्रॉम फिगर, टेन थीटा किसके इक्वल है हमारा, टेन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, r/2 डिवाइडेड बाई वाई। तो टेन थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, r/2 वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेन थीटा को उठा के यहाँ रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, r/2 वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने इसको। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अब दूसरे केस में हमें क्या कहा है, नाउ हाइट y इज इक्वल टू y/2, देन न्यू डिस्टेंस बिटवीन
बोल्स आर। अगर हमारा वो हाइट y इक्वल टू वाई बाई टू हो गया है, यानी पहले ये y था और ये कितना हो गया है y बाई टू, तो अब हमारा न्यू डिस्टेंस कितना होगा, हमने उसको मान लिया r डैश, हमें ये फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें फिर से जो हमने ऊपर इक्वेशंस बनाई थी वही सब करना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा केस है। इस बार ये कितना हो गया हमारा, इस बार ये है हमारा y बाई टू, बाकी सब सेम ही है, ये भी l, ये भी l, इधर की तरफ ये क्यू फोर्स कितने लगेगी एफ ई, ऊपर की तरफ ये हमारी टेंशन, तो ऊपर की तरफ ये एंगल थीटा, और ये कितना होगा हमारे यहाँ से आर डैश बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक आर डैश बाई टू, और ये टोटल कितनी होगी आर डैश। ऊपर की तरफ कितना लगेगा हमारा टी कोस थीटा, इधर की तरफ क्या लगेगा हमारा टी साइन थीटा, और नीचे की तरफ हमारी कौन सी फोर्स लगेगी एम जी। और फिर से फिगर से क्या करेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर आर डैश बाई टू अपॉन बेस कितना वाई बाई टू, टू से टू कट गया, यहाँ से क्या मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू आर डैश बाई वाई। अब इस आर डैश बाई वाई को क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को फिर से बैलेंस करेंगे, फिर से बैलेंस करने पर क्या मिलेगा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन वन मान लिया हमने। अब टी साइन थीटा इज इक्वल टू के की स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड सेकंड बाय वन, क्या मिलेगा टेन थीटा, इस टी से टी कट जाएगा, कोस बाय साइन बाय कोस कितना आता है टेन थीटा इज इक्वल टू के की स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर एम जी, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब नाउ अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर थ्री में रिलेशन चाहिए, तो नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर फोर बाई इक्वेशन नंबर फोर बाई इक्वेशन नंबर थ्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फोर हमारी क्या है आर डैश बाई वाई इंटू टू बाई आर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर एम जी इंटू आर स्क्वायर एम जी अपॉन के क्यू स्क्वायर। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फोर को इक्वेशन नंबर थर्ड से डिवाइड कर दिया, इधर वाले डिवाइडेड बाई, इधर गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर, इधर वाली। अभी जो ये टेन थीटा है इसको रिप्लेस करना भूल गए हम, हमने भी लिखा था, हाँ ये रहा टेन थीटा इज इक्वल टू आर डैश बाई वाई, आर डैश बाई वाई। तो हमने क्या करा, आर डैश बाई वाई को डिवाइड करा किससे, टू वाई बाई आर से, और यहाँ पर के क्यू स्क्वायर आर डैश एम जी को किससे डिवाइड करा हमने, क्वेश्चन नंबर थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी से एम जी कट जाएगा, के से ही के कट जाएगा, और इस क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कट जाएगा। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टू आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, टू आर डैश क्यूब इक्वल आर क्यूब, सो आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब बाई टू, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई रूट टू क्यूब रूट टू। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये आंसर क्या है हमारा, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन रूट टू, और ये क्या है हमारा क्यूब रूट है, थ्री रूट टू नहीं है, ये हमारा क्या है क्यूब रूट आर अपॉन में क्यूब रूट ऑफ टू, हमारा क्या है आंसर क्यूब रूट ऑफ टू, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसने, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी, हमारे दो स्फीयर है, दोनों क्या है आइडेंटिकल यानी सेम है, इक्वल चार्ज भी सेम है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर्स, ठीक है,
एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ, उनके बीच की फोर्स एफ है। अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज अनचार्ज, ठीक है, कंडक्ट आइडेंटिकल जो स्फीयर सी है वो भी हमारा सेम है, तो स्फीयर सी फर्स्ट टच टू ए, फिर उसको हमने बी से टच करा और फिर हटा दिया। फिर उसने पूछा कि द फोर्स बिटवीन ए एंड बी अब क्या होगा, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसने क्या कहा, ये हमारा कोई चार्ज है ए क्यू, तो कितना चार्ज है बी, हमारा कोई चार्ज बी है जिस पे चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, सेम चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर, और क्या गिवन है, इन दोनों के बीच की फोर्स कितनी है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हमें क्या गिवन है, एफ गिवन है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है सी, सी क्या है, सी है हमारा आइडेंटिकल चार्ज। तो स्टेप वन क्या होगा हमारा, ये हमारा चार्ज है, इसको हमने क्या करा, सी से टच कराया। सिंपल बात है, आइडेंटिकल चार्ज है तो दोनों पे जब तक चार्ज ए से सी में फ्लो होगा, जब तक दोनों क्या नहीं हो जाए, इक्वल चार्ज इसमें ना हो जाए। आइडेंटिकल चार्ज की यही हमारी खासियत होती है। तो यहाँ ए पे हमारा कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, आधा, और सी पर भी हमारा कितना चार्ज हो जाएगा, आधा। क्योंकि अगर सेम आइडेंटिकल बॉडीज होगी तो दोनों पे चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, बराबर बराबर होगा। ए पर Q/2 हो जाएगा और सी पर कितना हो जाएगा, Q/2। अब हमारा आएगा स्टेप टू। अब स्टेप टू में क्या होगा, ये हमारा स्फीयर सी है, अब सी को हम बी से टच कराएंगे। तो सी पे चार्ज कितना था, Q/2, ये हमने अभी फाइंड करा था। बी पे चार्ज कितना है, Q। अब टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर, Q/2 + Q, 3Q/2। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, सी और बी। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज का आधा होगा, 3/Q, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 3Q/4, और इस पर भी कितना चार्ज आएगा, 3Q/4। अब नाउ हमसे क्या पूछा है, नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, के न्यू चार्ज ए पर कितना है, Q/2, इंटू न्यू चार्ज ऑन बी कितना है, 3Q/4, और डिस्टेंस आर हमारा सेम ही है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, KQ² / R² बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई किससे कर दी, 3×2 = 8, 3/8। तो जो नई हमारी फोर्स होगी एफ ऑफ ए बी, वो कितनी होगी, 3/8 टाइम्स ऑफ एफ। यही हमारा क्या है आंसर। चलो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेन एडवांस में बहुत बार पूछा गया है ये वाला सवाल, तो इसे बहुत अच्छे से समझना क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय massless strings of length L are initially a distance d less than L, यानी कि जो हमारा d है वो L से क्या है, बहुत कम है, apart because of their mutual repulsion, अपार्ट फ्रॉम देयर म्यूचुअल रिपल्शन, उनके म्यूचुअल रिपल्शन के होने के अलावा भी। उसने कहा कि द चार्ज बिगेन टू लीक, ठीक है, उसने कहा कि जो चार्ज है वो लीक करना शुरू हो गया है फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एंड कांस्टेंट रेट, यानी कांस्टेंट रेट से दोनों में चार्ज हमारा क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। एज अ रिजल्ट उससे क्या होगा, द चार्जेस अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी ऑफ v, जिससे क्या होगा, दो चार्जेस होंगे हमारे, जैसे हमारे Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देन जो वेलोसिटी होगी एज अ फंक्शन ऑफ x हमें बताना है क्या होगी, ठीक है, इसको हम करते हैं अभी, एक मिनट। देखिए कहने क्या चाह रहा है, ये हमारी फिगर है ऐसी, ये हमारा पहला चार्ज, ये हमारा दूसरा चार्ज, ये हमने कितना मान लिया, Q चार्ज, ये भी Q भी आइडेंटिकल है। ने कहा कि जो ये डिस्टेंस है ये कितना है हमारा, दोनों बॉल्स के बीच का d, और ये स्ट्रिंग्स की लेंथ वो कितनी है, L, ये एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। अब हमें पता है इस बॉल का नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट mg, इधर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा।
और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, टी cos थीटा। देखिए जिधर की तरफ भी थीटा होगा उधर की तरफ क्या होगा, cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना, टी sin थीटा। और ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स क्या लगाएगा, एफ पी। ये हमारा डी था, और ये हाफ यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, d/2 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि चार्ज स्टार्ट्स टू लीक, यानी कि जब चार्ज लीक होगा तो तब क्या होगा, देन जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी हमारी, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस बिकम वीकर। यानी जो फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, जो एफ है हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच बोथ चार्जेस, जिसकी वजह से क्या होगा, बोथ चार्जेस कम क्लोजर, कम क्लोजर टू ईच अदर एट वेलोसिटी v। यानी ये कहने क्या चाह रहा है कि जो हमारे चार्जेस है, पहले इनके बीच में गैप क्या था, बहुत ज़्यादा था, बट अब इनके बीच का गैप कितना हो गया, हमने मान लिया x। क्योंकि क्या कर रहे हैं, ई एस की तरफ आ रहे हैं चार्ज, ये वाला चार्ज इसकी तरफ जा रहा है और ये वाला चार्ज इसकी तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, जो इसका ये डिस्टेंस है कितना है, y मान लिया। अब जो ये हमारी लेंथ l है और ये एंगल थीटा है, और हमने क्या करा, जो हमारा y है, इस y को भी हमने क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया l के इक्वल। क्यों करा, क्योंकि जो हमारा l है वो बहुत 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 बड़ा है x से। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा l है x से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये चार्ज ई एस की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला चार्ज इसकी तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम होता रहेगा, और हम इसको y ना लिखकर अप्रोक्सीमेट l लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या करा, जो हमारी लेंथ है, इसको भी हमने क्या ले लिया, अप्रोक्सीमेट l के इक्वल ले लिया। तो अब हमारा आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें क्या मिलेगा, टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई, और एफ ई कितना है हमारा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई 1। देखिए क्या होगा, हमारा यहाँ से मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। हमने क्या करा, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, 1 से, तो हमें ये मिल गया। नाउ अब सेम ही हम किसके लिए करेंगे, नाउ सेम फॉर सेकंड फिगर, यानी कि अब इस वाली फिगर के लिए भी हम निकाल लेंगे यही सेम प्रोसेस। तो हमें कितना मिलेगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू के क्यू डैश स्क्वायर। अब हमने इसका चार्ज कितना मान लिया, पहले चार्ज क्या था, क्यू था, यानी अब चार्ज लीक हो रहा है तो अब नया चार्ज क्या होगा, क्यू डैश, और इसका भी चार्ज कितना होगा, क्यू डैश, ये क्यू डैश स्क्वायर अपॉन, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर एम जी हो जाएगा। जो ये क्यू डैश है ये क्या है हमारा, चार्ज एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी टाइम पर हमने चार्ज कितना मान लिया, क्यू डैश मान लिया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हेयर गिवन दैट, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी है वो बहुत बहुत कम है किससे, एल से। डी क्या है, बहुत कम है एल से। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन अप्रोक्सीमेटली टेक वाई इज इक्वल टू एल, यानी डी बहुत छोटा, डी बहुत क्या है, डी हमारा बहुत छोटा है किससे, एल से। तो हमने क्या करा, जो हमारी ये हाइट थी वाई, जैसे हमने बताया था, इस वाई को हमने अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल ले लिया, एल के इक्वल ले लिया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है इस केस में। तो अब आगे क्या होगा हमारा, तो जो हमारा इक्वेशन थी कि टेन थीटा डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल थी, हम यहाँ पे ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, x/2,
और ये कितना होगा एल, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है x/2, और बेस कितना है हमारा, ये इसका y था लेकिन हमने क्या मान लिया l इक्वल टू l, तो कितना हो जाएगा x/2l। ठीक है, तो अब इस x/2l को हम क्या रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा x/2l इज इक्वल टू के क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। ये हो गया। तो इस इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा कि जो k अपॉन में जो mg है वो हमारा क्या है कांस्टेंट है। जो k अपॉन में mg है ये हमारा क्या है कांस्टेंट, ये हमारा चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्यू स्क्वायर चेंज होगा और x चेंज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो x है वो हमारा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू डैश के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डैश का स्क्वायर, और जो हमारा क्यू डैश है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स की पावर 3/2। तो पता ही होगा कि अगर ये 3 है और ये हमारा 2 है, तो अगर हम इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या चल जाएगा, इसकी पावर की डिवाइड में चला जाएगा। तो क्यू डैश होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 3/2 के। ये हमें क्या मिल गई, हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने इसको। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था और हमें गिवन क्या है इसमें, कि जो लीकेज है, लीकेज लीकेज ऑफ चार्ज, लीकेज ऑफ चार्ज कांस्टेंट रेट, इसका मीनिंग क्या होता है। ये बोला था ना इसने कि द चार्ज बिगेन्स लीक फॉर बोथ स्क्वायर एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब होता है हमारा कि चार्ज का लीक होना, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट, डी ओवर डी टी को भी हम क्या बोलते हैं रेट, यानी चार्ज का क्या होना, चार्ज बिगेन्स टू लीक कितने रेट पर, इतने रेट पर, डी ओवर डी टी ऑफ क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारे क्या क्या गिवन है, रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या मान, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी ओवर डी टी ऑफ क्यू डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पावर में होता है, ये हमें पता ही है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है, एन एक्स की पावर n-1। तो हम यही करेंगे सेम, 3/2 एक्स की पावर 1/2, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी एक्स ऑफ डी टी। पहले हमने क्या करा, 3/2 आगे आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर x की पावर क्या होगा 3/2 -1 क्या बचा 1/2, और फिर जो x है x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल है, क्योंकि चेंज हो रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये ऐसा आ गया हमारा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो हमारा 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स अपॉन डी टी, ये वाला जो हमारा पोर्शन है किसके प्रोपोर्शनल है, ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। क्योंकि देखिए डी क्यू अपॉन डी टी क्या है कांस्टेंट, तो ये भी क्या है डी क्यू डी टी कांस्टेंट, तो ये और ये बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ में यहाँ से क्या मिल गया, ये किसके बराबर है कांस्टेंट के। तो हम क्या लिख सकते हैं 3/2 एक्स की पावर 1/2, और डी एक्स ओवर डी टी हमारा क्या होता है वेलोसिटी, क्लास 11 में पढ़ा है हमने, 1D 2D में ये सब पढ़ रखा है हमने पहले कि 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी v, और ये किसके इक्वल है हमारा कांस्टेंट के। तो हम यहाँ से क्या मिल गया, वेलोसिटी किसके इक्वल मिल गई हमें 2/3, तो एक्स की पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1/2 इंटू कॉन्स्टेंट में क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया हमें।
तो हाँ, यहाँ से हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया वेलोसिटी और एक्स में। तो यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है हमारी वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2। और ये हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा। सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में इसने क्या बोलेगी, अ रेगुलर हेक्सागन हैज साइड लेंथ एक्स। ठीक है, 5 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन इट्स वर्टिसेस। ठीक है, इसने कहा कि 5 आइडेंटिकल चार्जेस हमने उसके वर्टिसेस पे रखे हैं। ठीक है, और 6 चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ठीक है, छठा चार्ज हमने क्या करा, हेक्सागन के सेंटर पर रख दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 6 चार्ज। ठीक है, तो जो 6 चार्ज होगा उस पर कितनी फोर्स हमने लगाई। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। एज्यूम ऑल चार्जेस टू बी नेगेटिव। ठीक है, सभी चार्जेस क्या है, नेगेटिव है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 6 चार्ज इफ चार्ज इज माइनस क्यू। 6 चार्ज पर टोटल फोर्स कितनी होगी अगर चार्ज माइनस क्यू है तो। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हेक्सागन। तो इसने क्या कहा, हमने पॉइंट मान लिया ए बी सी डी ई एफ। ये हमारा क्या हो गया, इस हेक्सागन का क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, 5 कॉर्नर्स पे चार्जेस है। ठीक है, हमने मान लिया 20 है। ये माइनस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर माइनस क्यू और इस पर माइनस क्यू। और जो छठा चार्ज है वो ए पर नहीं है, हमने मान लिया छठा चार्ज किधर है, यहाँ पर सेंटर पर है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो ये वाला चार्ज होगा हमारा, ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाया किधर की तरफ, माइनस या माइनस रिपल्सन करेंगे एक दूसरे को ये। जैसे क्या होगा, जो एफ एफ फोर्स होगी हमारी, यानी ये कौन सी होगी, एफ एफ। ये वाला जो चार्ज होगा माइनस क्यू, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो ये वाला चार्ज होगा इस पर इधर की साइड फोर्स लगाएगा। जो ये वाला चार्ज होगा इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो ये वाला चार्ज होगा इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। और जो ये बी वाला चार्ज हो गया इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इस पॉलीगन में क्या होगा, इन ए पॉलीगन if we placed if we placed if we placed a charge in if we placed a charge in center of polygon, अगर हम पॉलीगन के सेंटर में हम क्या करेंगे, चार्ज को रखेंगे, तो क्या होगा, जैसे कि ये हमारा क्या इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा और ये ऐसे लगाएगा। ये हमारा इसमें क्या बनेगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा हमारा। ये ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। हमने मान लिया कि ये वाली साइड हमारी कितनी है, एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। तो जिससे क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा और तीनों साइड सेव जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारी टोटल फोर्स कितनी होगी इस माइनस क्यू चार्ज पर, जो फोर्स लगेगी हमारी एफ एफ क्या करेगी, कैंसिल कर देगी एफ सी को। एफ एफ कौन सी होगी हमारी, जो ये वाली फोर्स हो गई, ये वाली फोर्स हमारी किधर लगेगी, इधर की तरफ। ये हमारी फोर्स कौन सी होगी, एफ एफ। और ये जो सी है ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये कितना हो जाएगा, एफ सी। ये हमारा कितना हो गया, एफ सी। तो जो एफ सी है
और जो एफ एफ है और एफ सी है क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्या करेगा, फोर्स को क्या करेगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब हमारी कौन सी फोर्स आएगी अगली, एफ ई एंड एफ बी। एफ ई इधर की साइड फोर्स लगाएगी और एफ बी इधर की साइड, तो ये भी दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, कैंसल कैंसल ईच अदर। अब नो, अब क्या होगा, जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन, अब क्या बचेगा, सिर्फ माइनस क्यू पर फोर्स किसकी वजह से बचेगी, डी की वजह से। तो फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू डी, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू डी कितनी होगी हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, और बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो हमारे आंसर कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सिंपल बात है, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स बराबर है, तो फोर्स ऑफ ई कैंसिल कर देगी बी को, ऐसे ही फोर्स ऑफ एफ कैंसिल कर देगी फोर्स ऑफ सी को, बस इस पर फोर्स लगेगा किसकी वजह से, डी की वजह से, जो हमारा आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है बहुत बार, बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, हर जगह पूछा जाता है ये वाला सवाल। अब इसने क्या कहा कि अ थिन प्लास्टिक रोड ऑफ लेंथ एल कैरीज द चार्ज अलोंग इट्स लेंथ, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड इज इक्वल टू लैम्डा पर मीटर। ठीक है, अब इसने आ गया पॉइंट चार्ज क्यू kept at a distance L from one end of the road as shown in figure, find the force on Q due to the charge road। ठीक है, इसने कहा कि इस चार्ज रोड की वजह से, इस जो हमारी रोड है, चार्ज रोड है, इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितने लगेगी, ये हमको बताना है। तो अभी बताते हैं ये भी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हमारे। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये हमारी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, देखिए जैसे हमारी कोई यूनिफॉर्म बॉडी होती है जिस पर क्या होता है, चार्ज फैला हुआ होता है। अभी तक हम फोर्स किसके लिए निकाल लेते हैं, पॉइंट चार्ज पर। पॉइंट चार्ज पर हम सीधा फॉर्मूला लगा देते थे कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बट हम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि इसका जो चार्ज है वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जगह पर एकत्रित नहीं है। ये हमारा चार्ज क्या है, फैला हुआ है बॉडी पे। तो इस जो फैली हुई बॉडी होती है उसका हमारा जो हमारा ये जो टोटल चार्ज होता है, इसकी डेंसिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसी लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन दिस रोड, इस रोड पर कितना चार्ज है हम इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमें ये गिवन है, तो चार्ज ऑन रोड कितना हो जाएगा हमारा, चार्ज ऑन रोड हमारा कितना होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ रोड लैम्डा एल। ठीक है, तो फोर्स एफ कितनी हो जाएगी हमारी, के क्यू, चार्ज क्या हो गया हमारा क्यू, और हमें चार्ज ऑन रोड कितना हो गया, लैम्डा एल अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 3L/2 का स्क्वायर, ये एल, ये हमारा डिस्टेंस कितना है, हमने मान लिया कि जो हमारा पूरा टोटल चार्ज है वो कहाँ पर, इसके रोड के सेंटर्ड है, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3L/2, और हमारी फोर्स कितनी हो जाएगी, के 4/9 क्यू लैम्डा बाई एल। बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, बट ये क्या है हमारा, गलत है। क्यों गलत है, वाई, क्योंकि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और जो हमारी ये रोड है ये हमारी पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर टू सोल्व दिस वी हैव टू यूज
इंटीग्रेशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन मेथड को, देखिए पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें रोड दे रखी है, ये हमारा पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू है, और इस क्यू का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एल, और इस रोड का डिस्टेंस भी कितना है, पूरा एल। ठीक है, और हमने क्या करा, इस रोड पर हमने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज ले लिया छोटा सा। हमने क्या करा, एक छोटी सी लेंथ कट कर ली, डी एक्स लेंथ। हमने क्या करा, एक डी एक्स लेंथ, इसका छोटा सा पार्ट डी एक्स लेंथ का पार्ट हमने कट कर दिया, और इसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है ये कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, ये हमारा डी एक्स हो गया। अब हमने क्या मान लिया कि हमारा जो इस चार्ज, हमारा चार्ज है क्यू, इससे डी एक्स तक का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, एक्स, और जो ये टोटल डिस्टेंस है ये हमने कितना मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का 12। ये समझ में आ गया होगा। तो जो ये रोड छोटा सा चार्ज होगा, ये डी एक्स, इस डी एक्स की वजह से जो हमारा छोटा सा चार्ज क्या बढ़ेगा, डी क्यू बनेगा। तो इस डी क्यू, इस पर फोर्स कितनी लगाएगा, क्यू पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा डी एफ। अब हमें यही फाइंड करना है। तो हम इसको, जैसे हम अगर बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे, तो हम अच्छे से लिखेंगे कि लेट अ स्मॉल पार्ट dx of charge x at x distance from charge q, which apply very small force कितनी मान ली हमने, df, ये df फोर्स लगाएगा ना, df फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने छोटा सा पार्ट कट किया था उसको क्या क्या फाइंड करेंगे, इसके ऊपर चार्ज। तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑन दी चार्ज ऑन दी लेंथ एलिमेंट dx is equals to lambda dx is equals to dq। तो चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट कितना हो गया हमारा, dx। तो dx किसके इक्वल होता है, चार्ज dq किसके इक्वल होता है, dx के, और ये कितना होता है, लैम्डा इंटू स्मॉल पार्ट dx। तो जो हमारी छोटी सी फोर्स होगी, तो जो हमारी स्मॉल फोर्स होगी, हमारी स्मॉल फोर्स df कितनी होगी, तो जो df होगी हमारी कितनी होगी, k कैपिटल क्यू, और इस रोड की जगह हमने क्या छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लिया हमने, कितना, लैम्डा इंटू डी एक्स, एंड डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। अभी फाइंड करा था ना, q और dx के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल फोर्स F ड्यू टू पूरी रोड की वजह से। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे df को, कहाँ से करेंगे, l से लेके 2l, यानी कि इस डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, l, यानी ये रोड स्टार्ट कहाँ से हुई है, L से, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, 2L तक। तो L से लेके 2L, इसका क्या हो गया, लिमिट हो गई। और हम यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, k q लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, k q लैम्डा बाहर आ गया हमारा, L से लेके 2L डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि क्यू लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन के अंदर होती है माइनस का 1/x, एल से लेके 2L। तो अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, तो फोर्स हमारी कितनी होगी, के क्यू लैम्डा, हमने क्या करें, -1 हमने बाहर ले लिया, ये गड़बड़ी करता वरना पर आपको समझने में दिक्कत होती। तो 1/12, एक्स के यहाँ क्या रख दिया, 1/12 माइनस 1/L। अब इस माइनस को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के क्यू लैम्डा कितना हो गया, 1/L माइनस 1/2
12। तो जो फोर्स है वो कितनी होगी अब हमारी, फोर्स होगी हमारी के क्यू लैम्डा। एल से हमने ले लिया 12, एल से एल कट गया, ऊपर कितना बचा 2, 12 से 12 कट गया, कितना बचा 1। तो हमारे कितना हो गया के क्यू लैम्डा 1/12। तो जो फोर्स होगी हमारी किसके इक्वल होगी, के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन वगैरह पेपर में आ गया तो हमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसके हेल्प से। तो उसके क्या करो, लर्न करो अच्छे से। ये बहुत अच्छा सवाल था हमारा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो सवाल तो हमारे यहीं पे ख़त्म हो गए। अब हमारा नया टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अब जब हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, हमने शुरू में बताया था कि जो हमारे चार्जेस होते हैं स्टेशनरी चार्जेस, हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी यानी रुका हुआ। तो जो हमारे स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, स्टेशनरी चार्जेस यानी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, एक जगह रुके होते हो, क्या प्रोड्यूस करते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ऐसे बाहर की तरफ। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं एक तरीके से, सोर्स यानी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें क्या पता है कि जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बात सच है या नहीं, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नोट, टेस्ट चार्ज लेते हैं हम क्यू नोट। और अगर जब हम इसको इसकी फील्ड में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जो ये क्यू चार्ज होगा इसको फोर्स करेगा या रिपल करेगा, जिससे हमें पता क्या चल जाएगा कि जो चार्ज है इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड as the region, electric field is defined as the region or space around a charge particle, a charge particle जो कि हमारा क्या है, source charge, within which another charge, within which another charge particle, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, experiences an electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction और रिपल्शन। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक रीजन होता है या फिर स्पेस होता है किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के आसपास का, यानी कि जैसे प्लस चार्ज है और ये इसका हमारा इसके आसपास का क्या है, रीजन है। तो इसके अगर रीजन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, तो अगर हम कोई दूसरा चार्ज क्यू नोट लाएंगे तो ये क्या करेगा, इस क्यू नोट पर क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करेगी, एक्सपीरियंसिस होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, चार्ज के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज पर कोई भी फोर्स क्या करेगी, एक्सपीरियंस नहीं करेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ भी लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब वही है कि अगर एक हमारी बॉडी स्टेशनरी बॉडी रखी है, अगर उसके पास हम कोई क्यू नोट यानी टेस्ट चार्ज लेंगे, अगर ये टेस्ट चार्ज कोई फोर्स, अगर हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सोर्स चार्ज है ये क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। और हम इसको लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ डैश अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी हमारे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ये जेईई मेन में डायरेक्ट आ जाता है। तो इसका डायरेक्ट हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये होता है। फिर अब हम अगला टॉपिक हमारा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, मान लिया ये हमारा कोई चार्ज है +q, और हमें इसकी वजह से इस पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P है, और जब हमारा प्लस चार्ज Q है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, अगर इस +q की वजह से इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी हो, यानी इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम कैसे बताते हैं, हम बताते हैं इस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैब। आर कैब हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और आर कैब को हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा इसके इक्वल होता है। और अगर मीडियम में हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन मीडियम, मीडियम के अंदर हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε_m। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, के की जगह 1/4πε0, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा 4πεm, ये हमारी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी हमारे जिस भी मीडियम में होगा वहाँ की क्या रख देंगे, परमिटिविटी, और Q/r² इंटू आर कैब। और अगर हमें इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर नोटेशन, तो जो हमारा आर कैब होता है वो कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैब। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, के क्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, के से डिनोट करते हैं हम इसको, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कैब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर, अभी हमने फाइंड करा था। जब हम इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। और हम इसको और अच्छे से समझा सकते हैं, एक मिनट जरा, देखो, मान लिया ये हमारी एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस, और ये हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पर ए, और ये हमारा कोई पॉइंट है बी। ए पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 z2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1 y1 z1। और जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा कितना हो गया, ए पी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर। और अगर हम सेंटर ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ओ ए वेक्टर, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो जो आर वेक्टर होगा इस केस में वो कितना होगा, इस केस के लिए आर वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर, और आर ए बी वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो आर ए बी वेक्टर कितना होता है, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, आर बी वेक्टर फाइंड करेंगे। अब आर बी वेक्टर कितना हो गया हमारा, आर बी वेक्टर हो जाएगा हमारा x1 आई कैब प्लस y1 जे कैब प्लस z1 के कैब। ऐसे हम क्या फाइंड करेंगे, आर ए वेक्टर।
आर ए वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 i कैब, y2 j कैब, z2 k कैब। तो अभी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर बी माइनस आर ए कर देंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 i कैब प्लस y1 माइनस y2 j कैब प्लस z1 माइनस z2 k कैब। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर निकाल सकते हैं। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये किसके इक्वल होगा, आर के, ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं इसको। तो ये भी हमारा हो गया है। हम चलते हैं हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.8 के लिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड के एग्जाम में भी ये ज़्यादातर पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, जेईई मेन में भी पूछ सकता है, ये अच्छा सवाल है। इसको हम करेंगे कैसे, हमें गिवन है, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ये कह रही है कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसको हमने क्या करा, फॉल्स करा दिया 1.5 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी दे रखी है इसकी, ये h 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दे रखी है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन की फील्ड, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन के, या हमारे जो भी हमने इलेक्ट्रॉन फॉल करा है उससे क्या है, रिवर्स है। एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डायरेक्शन डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस, और इसके लिए भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, जब हमने इलेक्ट्रॉन को हाइट से छोड़ा और जब हमें प्रोटॉन को छोड़ा, तो इन दोनों के केस में टाइम ऑफ हमें फॉल बताना है, टाइम ऑफ फॉल, और लास्ट में बताना है, और लास्ट में हमें इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फ्री फॉल के लिए भी बताना है कि फ्री फॉल वाले केस में क्या होगा। तो इसमें भी हम बताते हैं। तो फ्री फॉल के केस में क्या होगा, आप देखिए, गिवन, अब हम इसमें हमें पहले गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। ठीक है, देखिए, अब एक बात समझने की है इसमें कि अगर डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की साइड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड, और तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स जो क्यू ही लगेगी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ से हमने क्या छोड़ दिया, प्लस क्यू चार्ज, तो उस पर जो हमारी फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हमने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस क्यू छोड़ दिया, तो इस पर जो हमारी फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, अपोजिट साइड में लगेगी। ठीक है, ये बस समझ में आ गया होगा आपके। तो अब हम करेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, नीचे से ऊपर की साइड जा रही है ऐसे। ठीक है, ये माइनस प्लस 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 ऐसे दे रखा है। यहाँ पर ये क्या है, माइनस का क्यू, यानी माइनस का ई चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या हो गया, ए केस। तो जो फोर्स होगी, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की साइड। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो जो फोर्स होगी हमारी कितनी होगी, ये फोर्स हमारी होगी Q × E, और जो हमारा चार्ज Q है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन E × इलेक्ट्रिक फील्ड E। और हमें पता है जो फोर्स होती है किसके इक्वल होती है, एम में, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, ई इज इक्वल टू एम में। तो जो एक्सीलरेशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितना जाएगी, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, कैपिटल ई अपॉन
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है हमारी इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी 1D में, v इज इक्वल टू क्या होती है u प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू क्या होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी u कितना होगा 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितना मिल जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से अंडर रूट 2s बाई ए ई, सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फोन निकाल लिया। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे सारी, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यू हमने रख दी 2 इंटू डिस्टेंस हमारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 10 टू की पावर -2 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है 2 इंटू 10 टू की पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2s अपॉन में ए ई हो जाएगा, यानी ये चार्ज है, सॉरी एक्सीलरेशन इनटू चार्ज ई। और इनटू मास किससे लग जाएगा ऊपर, अच्छा सॉरी ये क्या है यार, टाइम हमारा किसके इक्वल आ गया यहाँ पर अंडर रूट 2s अपॉन में ई, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है ई अपॉन एम ई। तो यहाँ पर ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एम ई जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पर एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो जो हमारा टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.9 इंटू 10 टू की पावर -9 सेकेंड। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंड। हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये क्या है हमारा प्रोटॉन यानी प्लस ई, तो जो फोर्स किधर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एफ। बनवाते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी हमारी ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, अभी फाइंड करा था हमने ऊपर, सब कुछ सेम रहेगा, तो 4 प्रोटॉन टाइम कितना होगा हमारा अंडर रूट 2s अपॉन में एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2s इंटू 2s अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन की ई इंटू ई, और एम पी क्या चलेगा हमारा ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -2, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 4। तो जो टाइम होगा हमारा कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस सेकेंड। ये हमारा किसके लिए आ गया 4 प्रोटॉन। अब सी पार्ट था हमारा फ्री पोल। फ्री पोल अंडर ग्रेविटी, इसमें क्या होगा एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना था ई अपॉन एम पी, और ग्रेविटी हमारा कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमारी कितनी है 1.9 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन है
इन कंपैरिजन टू फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितनी है, क्योंकि 9.1 है, ये हमारी 1.9 इंटू 10⁻12 है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है जी से, यानी कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसे ही एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, बहुत बड़ी है, किससे, प्रोटॉन से भी बड़ी है। सिंपल बात है, जो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगी, ग्रेविटी से ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि प्रोटॉन, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते किसके साथ, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से। डज नॉट कंपेयर विद फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जो हमारी एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत बहुत बढ़िया, क्या है, जी से। तो ये जी इसके अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल हो जाता है, इसके साथ तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये भी हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे अब हम।